हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज की इस क्लास के अंदर हमारा जीआईजीएल की क्लास है और हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। जीआईजीएल में हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमने लास्ट क्लास में बात किया था डिस्क्रिशन पावर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की डिस्क्रिशन पावर का बात किया था। हमने बात किया था अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन क्या होता है, किन किन सिचुएशनों में अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन होता है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या होता है, और कहाँ कहाँ पे हमें ये लग के चलता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने अपने डिस्क्रिशन पावर का जो है गलत इस्तेमाल किया है, किन किन सिचुएशनों में किया है, हमने अपने लास्ट क्लास में बात किया था, हमने पढ़ा था। तो फर्दर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ऑर्डिनरी और इक्विटेबल क्या होता है, हम कुछ बात करेंगे इसके अंदर। ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी और इक्विटेबल हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो सकता है जो डिस्क्रिशन है उसकी, जो उसकी पावर है, उसको एक्सरसाइज करते टाइम क्या करे, जो उसकी पावर है उसको एक्सरसाइज करते टाइम क्या कर सकती है, गलत यूज उसका कर सकती है। ठीक है ना। हमने फिर ऊपर तरीके पढ़े थे और कुछ अलग तरीके भी हो सकते हैं, कुछ रेमेडी होती हैं, कुछ डिफरेंट रेमेडी होती है जिसको एक्सरसाइज किया जा सकता है, जो कि इक्विटेबल्स होता है। तो इसके अंदर रेमेडी है, दूसरे तरीके भी हैं कि किस तरह से अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी डिस्क्रिशन का मिसयूज करती है, अपनी पावर का मिसयूज करती है, तो कुछ सर्टेन ऑर्डिनरी रेमेडी मिलती है। और वो क्या क्या है, सबसे पहले रेमेडी है इंजेक्शन की। इंजेक्शन रोकना, रोकना। इंजेक्शन इज अ प्रिवेंटिव रेमेडी, इट इज अ प्रिवेंटिव रेमेडी, प्रिवेंटिव रेमेडी है ये। इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस बाय विच वन हु हैज invaded or is threatening to invade the right of another is restrained from continuity or commencing such one wrongful act. In India, the law with regard to the injection has been drawn in the Specific Relief Act. हमारे पास एक एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इस एक्ट में क्या है कि अगर कोई पर्सन कोई गलत काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से दूसरे के राइट को क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जिसका राइट अफेक्ट हो रहा है, जो पर्सन उस काम की वजह से अफेक्ट हो रहा है, वो क्या कर सकता है, कोर्ट में केस फाइल कर सकता है कि भाई जो पर्सन गलत काम कर रहा है उसको रोका जाए। तो उसको क्या करा जाए, रोका जाए। तो इसको कहते हैं इंजेक्शन। तो कोर्ट क्या कर देती है, इंजेक्शन का ऑर्डर दे देती है, इसको कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन दो तरह की होती है। इंजेक्शन जो होती है दो तरह की होती है। अब इंजेक्शन दो तरह की कौन कौन सी होती है, पहली होती है प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। दूसरी होती है मैंडेटरी इंजेक्शन, दूसरी होती है मैंडेटरी इंजेक्शन। प्रोहिबिटरी इंजेक्शन क्या होती है, मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोहिबिटरी इंजेक्शन क्या होती है। प्रोहिबिटरी इंजेक्शन, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन क्या होती है, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन forbid the defendant to do wrongful act। प्रोहिबिटरी इंजेक्शन क्या होती है कि भाई किसी पर्सन को प्रोहिबिटरी इंजेक्शन से रोका जा सकता है, रोका जा सकता है टू डू
किसी गलत काम करने से, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है उसको गलत काम करने से रोका जा सकता है, किसके थ्रू? प्रोहिबिटरी इंजेक्शन के थ्रू। अब प्रोहिबिटरी इंजेक्शन भी दो तरह की होती है। अब प्रोहिबिटरी इंजेक्शन भी दो तरह की होती है। पहला इंटरलोक्यूटरी और टेम्परेरी इंजेक्शन, या तो इसको कहते हैं इंटरलोक्यूटरी या फिर टेम्पोरेरी इंजेक्शन, टेम्परेरी इंजेक्शन। और दूसरा होता है परपेचुअल। परपेचुअल का मीनिंग होता है परमानेंट इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन। पर प्रोहिबिटेड इंजेक्शन भी दो तरह की होती है। एक होती है इंटरलोकेटरी टेम्पोरेरी इंजेक्शन और दूसरी होती है हमारे पास परपेचुअल परमानेंट इंजेक्शन। अब इंटरलोकेटरी और टेम्पोरेरी इंजेक्शन क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। जो ये टेम्पोरेरी इंजेक्शन होती है ये परमानेंट नेचर की नहीं होती। ये कुछ किस तरह की होती है? कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है। 2 महीना 6 महीना इंजेक्शन लग जाती है। ये एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है, एक टाइम पीरियड के लिए होती है एज पर सेक्शन। जो टेम्परेरी इंजेक्शन की बात करता है वो बात करता है सेक्शन 37 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये एक इंटरिम होती है, क्योंकि केस चल रहा होता है ना, तो इस तरह की इंजेक्शन कब होती है? इंटरिम नेचर की होती है। ये क्या होती है? ये इंटरिम नेचर की होती है। जब केस चल रहा होता है तो जब तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आ जाता, जब तक केस फाइनल डिसाइड नहीं हो जाता है ना, तो स्टेटस को प्रिजर्व करने के लिए इस तरह की इंजेक्शन जो है दी जाती है। टेम्परेरी इंजेक्शन जो है किसी भी स्टेज पे, अगर केस चल रहा है, केस के किसी भी स्टेज पे टेम्परेरी इंजेक्शन दी जा सकती है। टेम्परेरी इंजेक्शन आर रेगुलेटेड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड and are provisional in nature. It does not conclude or determine a right beside. A temporary injunction is a mere order. The granting of temporary injunction is a matter of discretion of the court. ये क्या होती है? ये एक टाइम पीरियड के लिए होती है, ये परमानेंट नहीं होती। जब तक केस फाइनल डिसाइड नहीं हो जाता तब तक ये किसी भी स्टेज पर दी जा सकती है। कोर्ट की मर्जी होती है एक टेम्परेरी इंजेक्शन देना, इंटरलोकेटरी इंजेक्शन ग्रांट करना। क्लियर है? परपेचुअल क्या होती है? परपेचुअल इट इज अ परपेचुअल इंजेक्शन इज ग्रांटेड एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। भैया कोई केस चल रहा था, केस कंक्लूड हो गया, केस डिसाइडेड हो गया, जो परपेचुअल डिडक्शन दी जाती है, ये कब इंजेक्शन दी जाती है? ये कब दी जाती है? एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग, एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। जब एक केस जो है कंक्लूड हो जाता है, उसको क्या करने के लिए? कंक्लूजन के टाइम पे परमानेंट इंजेक्शन आपको दी जा सकती है, परपेचुअल इंजेक्शन आपको दी जा सकती है, एंड इज डेफिनेटिव ऑफ द राइट ऑफ द पार्टी, बट इट नीड नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड टू हैव परपेचुअल इफेक्ट। इट मे बी अवॉइडेड फॉर अ फिक्स पीरियड with a leave to apply for extension or a indefinite period terminable when condition imposed on the defendant have been complied with, or it is operation may be suspended for a period during which defendant is given opportunity to comply with the condition imposed on by him. ये क्या होती है? जो परपेचुअल इंजेक्शन होती है ये एक टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है, या परपेचुअल इंडेफिनेट पीरियड के लिए भी हो सकती है, या फिर ये टर्मिनेबल भी हो सकती है। अगर आप कोई कंडीशन, मतलब जिसको रोका गया है, जिसके ऊपर इंजेक्शन लगाई गई है,
उसको कुछ कंडीशन दे दी जाती है कि अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो हम आपके ऊपर लगी सारी की सारी पाबंदियों को हटा सकते हैं। ठीक है ना भाई, अगर डिफेंडेंट जो है, अगर जिसके ऊपर ये इंजेक्शन लगाई गई है, अगर वो क्या करे, कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर दे, है ना, तो उनके ऊपर जो कंडीशन के बेसिस पे इंजेक्शन लगी है, अगर वो कंडीशन उसने पूरी कर दी तो वो क्या कर सकती है, वो इंजेक्शन फट सकती है। तो ये होती है परपेचुअल इंजेक्शन। इंटरलोकेटरी इंजेक्शन मतलब टेम्परेरी इंजेक्शन, और परपेचुअल इंजेक्शन ये होती है प्रोहिबिटरी नेचर की, जो किसी को अगर कुछ करने से, गलत करने से रोकने के लिए दी जाती है। दूसरी इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं, here I am talking about the मैंडेटरी इंजेक्शन। मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होती है? मैंडेटरी इंजेक्शन की बात करते हैं। मैंडेटरी इंजेक्शन मैंडेटरी इंजेक्शन मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होती है? मान लो क्या होता है, किसी को, मैं दो पार्टी ने, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए की कोई ऑब्लिगेशन थी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की, है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक दूसरी, मिस्टर ए मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट से एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, उनको अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, मैंडेटरी इंजेक्शन क्यों दी जाती है? मैंडेटरी इंजेक्शन इसलिए दी जाती है ताकि दूसरी पार्टी जो उसकी ऑब्लिगेशंस है उसको ब्रीच ना कर सके। दूसरी पार्टी जो दूसरी पार्टी क्या है, क्या ना कर सके, ब्रीच ना कर सके। मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होती है? व्हेन टू प्रिवेंट the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain act which the court is capable of enforcing. When to prevent the breach of obligation, it is necessary to compel the performance of certain act. अगर कोई पार्टी क्या करती है, किसी अपनी ऑब्लिगेशन को, अपनी कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको ब्रीच करती है, उसको तोड़ती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ऑब्लिगेशन को, ठीक है ना, तो उस पर्सन को फोर्स किया जाता है कोर्ट के थ्रू कि भाई आप अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कीजिए, है ना। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट इंजंक्शन टू द प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कंप्लेंट ऑफ एंड आल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ रिक्वायर्ड एक्ट। तो इस केस में क्या होता है, मान लो ए की कोई ऑब्लिगेशन थी, ए को कोई काम करना था, उसकी ऑब्लिगेशन थी करने की कॉन्ट्रैक्ट के तहत, बी ने, उसने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया, बी ने कोर्ट में केस कर दिया, बी ने बोला कि भाई इसने मेरी कोई ऑब्लिगेशन थी, कोई काम करना था, नहीं किया, तो कोर्ट क्या कर सकता है, इसको बोल सकता है, कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है कि भाई आप ब्रीच नहीं करोगे, आप तोड़ोगे नहीं अपनी ऑब्लिगेशन को, और प्लस जो आपको काम करना है वो करोगे। इस तरह की मैंडेटरी, द मैंडेटरी इंजंक्शन में बी टेकन एट अ कमांड टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होती है, एक तरह से कमांड होती है। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होती है, कमांड होती है, कमांड, कमांड। मैंडेटरी इंजंक्शन कमांड होती है और मे बी टेकन एज अ कमांड टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट टू रिस्टोर थिंग to their former condition and to undo that which has been done. It prohibits the defendant from continuing with a wrongful act and also impose duty on him to do positive act. ये क्या करता है कि अगर कोई डिफेंडेंट अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, उसको गलत काम करने से क्या करना, रोकना, और क्या करना, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाना कि भाई आप काम अपना अच्छे से करके यहाँ पर दो। ये होती है मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन में कोर्ट उसको कमांड करती है, उसको बोलती है। ये होता है इंजंक्शन। पहला हमने पढ़ लिया इंजंक्शन क्या होती है। दो तरह की इंजंक्शन होती है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, दूसरा हमने पढ़ लिया मैंडेटरी इंजंक्शन। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन भी दो तरह की होती है,
इंट्रोलोक्यूटरी कह लो या टेम्पोररी इंजेक्शन कह लो या परपेचुअल या परमानेंट इंजेक्शन कह लो। तो ये हमने बात कर ली पहले। दूसरा आता है डिक्लेरेटरी एक्शन क्या होते हैं। डिक्लेरेटरी एक्शन, डिक्लेरेटरी एक्शन क्या होते हैं। डिक्लेरेटरी एक्शन क्या होते हैं ये बात करते हैं। डिक्लेरेटरी एक्शन की बात करते हैं। इन सम केसेस वेयर wrong has been done to a person by administrative act, declaratory judgment में भी appropriate remedy। अगर कोई मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है कोई गलत काम करती है, कोई गलत काम करती है, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में डेक्लेरेटरी जजमेंट, उस केस में डेक्लेरेटरी जजमेंट जो है एक सबसे अच्छी क्या है रेमेडी। डिक्लेरेशन में बी टेकन हैज अ जुडिशियल ऑर्डर इशू बाय द कोर्ट डिक्लेयरिंग राइट ऑफ द पार्टी विदाउट गिविंग एनी फर्दर रिलीफ। मतलब डिक्लेरेशन क्या होता है, जो कोर्ट्स होती हैं एक जुडिशियल ऑर्डर होता है जिसके अंदर डिक्लेरेटरी एक्शन के अंदर डिक्लेरेशन होती है। डिक्लेरेटरी एक्शन के ऊपर क्या होती है, डिक्लेरेशन होती है, जिसमें कोर्ट क्या करती है, जुडिशियल ऑर्डर में कोर्ट क्या करती है, जुडिशियल ऑर्डर में पार्टी के राइट्स को क्या करती है, डिक्लेयर करती है। ठीक है ना, कि ये पार्टी के राइट है। Does a declaratory decree declare the right of the party, कि भाई पार्टी के ये राइट्स हैं और उनके पास पूरा राइट है, अगर उनके राइट हैम्पर हो रहे हैं तो भाई ये फिर गलत है। ठीक है ना, तो ये क्या है, गलत है। इन सच अ डिक्री देयर इज नो सैंक्शन which an ordinary judgment prescribe against the defendant. By declaring the right of the party, it removes the existing doubt about the right and secure enjoyment of the right. इसके अंदर क्या होता है, डिक्लेरेटरी एक्शन के अंदर मान लो जहां पे कोई कंफ्यूजन है कि भाई राइट्स क्या होंगे किसी पार्टी के, तो उसके अंदर कोर्ट्स जो है क्या करती हैं, सिर्फ राइट्स बता के चलती है ताकि क्या हो, पार्टीज के बीच में डाउट्स जो है वो खत्म हो जाए और एक इक्वली रेमेडी मिले। इट इज अ डिस्क्रिशन रेमेडी एंड कैन नॉट बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। ये डिस्क्रिशन रेमेडी है। ये क्या है, डिस्क्रिशन, इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन है। ठीक है ना, तो कोर्ट क्या बोलती है, मान लो कोई दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में कोर्ट बताती है कि भाई किस किस के क्या क्या राइट है, ताकि क्या हो, कंफ्यूजन पार्टी के बीच में खत्म हो। आगे आता है एक्शन फॉर द डैमेजेस। एक्शन फॉर द डैमेजेस के केस में एक्शन, इफ अगर कोई किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के किसी रोंगफुल या किसी नेग्लिजेंस काम की वजह से, है ना, किसी पर्सन को क्या हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, किसी पर्सन को क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो जिस पर्सन को इंजरी हुई है ना, जिस पर्सन को इंजरी हुई है वो पर्सन क्या कर सकता है, सूट फाइल मतलब केस फाइल कर सकता है कोर्ट के अंदर, और जो भी उसको इंजरी की वजह से जो भी डैमेजेस थे उसके, वो रिकवर कर सकता है गवर्नमेंट से। वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है गवर्नमेंट से। ये भी आपके पास एक रेमेडी है, ये भी क्या है, रेमेडी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बात करते हैं। One of the most important principle in the administration of justice is that justice may not be
justice must not only be done but also seen to be done. It is necessary to inspire confidence in people in the judicial system. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का पालन करना नहीं, जस्टिस का होना भी जरूरी है, न्याय का होना भी जरूरी है, न्याय। इट इज नेसेसरी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द पीपल इन द जुडिशियल सिस्टम। भाई लोगों के अंदर विश्वास होना, न्याय में विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। इन इंडिया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर डिराइव फ्रॉम द आर्टिकल 14 to 21। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जो हमारा संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 and 21 जो है वो बात करता है किसके बारे में? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में। द कोर्ट हैव ऑलवेज insist that the administrative agency must follow a minimum of fair procedure। भाई ये कहना चाह रहा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो क्या है, एक फेयर, एक अच्छा प्रोसीजर फॉलो करे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करे। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज अंडरगोन अ ट्रिमेंडस चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। In the past, it was thought that it included just two rules: rule against bias and rule of fair hearing. In the course of time, many sub rules were added। तो पहले क्या होता है, नेचुरल जस्टिस के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर एक रूल आया था जिसका नाम है रूल अगेंस्ट बायस। अकॉर्डिंग टू द रूल, नो पर्सन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, in his own cause. Bias means an operative procedure, whether conscious or unconscious, in relation to a party or issue. It is a presumption that the person cannot take an objective decision in case which he has an interest in। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई जज कोई डिसीजन दे रहा है तो एक किस पे होगा, अनबायस्ड डिसीजन होगा, अनबायस्ड डिसीजन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई रिलेटिव हो, जज का कोई रिलेटिव है तो उसने अपने रिलेटिव के फेवर में कोई डिसीजन दे दिया, नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे ही क्या दिया जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा। रूल अगेंस्ट बायस का कहता है, रूल अगेंस्ट बायस ये कह के चलता है कि भाई आप अगर किसी मैटर में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप किसी मैटर में इंटरेस्टेड हैं तो उस मैटर को लेके क्या नहीं किया जाएगा, डिसीजन नहीं दिया जाएगा। इट इज अ प्रिजम्पशन दैट अ पर्सन कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्टिव डिसीजन इन अ केस इन विच ही हैज इंटरेस्ट। कि भाई अगर कोई मान लो जज है, जज अगर किसी अपने मुद्दे में, अगर वो किसी मुद्दे के अंदर इंटरेस्टेड है तो उस मुद्दे को लेके वो कोई डिसीजन नहीं देगा, क्योंकि फिर वहां पे बाइसनेस आ जाती है, बाइसनेस आ जाती है। तो इस तरह से बाइसनेस के ऊपर, पार्शियलिटी के ऊपर क्या नहीं दिया जाएगा, कोई डिसीजन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं दिया जाएगा आपका डिसीजन। तो ये इसके बारे में बात करता है, बाइसनेस के बारे में। तो हमारी यहाँ पे आज एक क्लास खत्म होती है, एक क्लास और हमारी इसमें जाएगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे। आज के लिए इतना ही है इस टॉपिक के अंदर। अगर आपको समझ आया अच्छे से तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछो। अभी के लिए आज इसमें करेंगे, कल हम आगे इसके बारे में